बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपकी खिदमत में ताहिर तबस्सुम एक दफ़ा फिर से हाजिर है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 को मुकम्मल किया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कुछ नए अंदाज के साथ। हमारी वो एक्टिविटी भी होगी वाइट बोर्ड के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी हम करने जा रहे हैं, वो जो आप इंशाल्लाह आज देखेंगे। बेटे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल तो एक कह सकते हैं केमिकल वर्ड है। बायोलॉजिकल क्या हुआ इसका मतलब है। इसको स्टडी करने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि किसी जानदार के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस एक जानदार के अंदर जब स्टडी किए जाते हैं तो वो स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। अब बेटा वो केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं और वो केमिकल प्रोसेसेस क्या होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस दूसरा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये किस चीज़ के बारे में है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्या बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा याद रखिए कि किसी भी बायोलॉजिकल थिंग को, किसी भी जानदार की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी के बगैर हम उस जानदार की स्टडी नहीं कर सकते। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए भी हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद बेटे हमें पता चलता है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये किसी भी जानदार की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करने में भी मदद देती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि किसी प्लांट के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस का अमल, किसी जानदार के अंदर मसल कंट्रैक्शन को और डाइजेशन के प्रोसेस को, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को, ये सारे वो प्रोसेस हैं बेटा कोई जो एक जानदार के जिस्म के अंदर होते हैं। किसी बेजान के अंदर कोई मसल नहीं होता। किसी जानदार के अंदर, बेजान के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रिस्पायरेशन नहीं होगी और ना ही डाइजेशन होगी। तो ये सारे प्रोसेस इंटरकनेक्टेड हैं बायोकेमिस्ट्री के साथ बेटे। उसके बाद हम जब देखते हैं कि किसी भी जो द थर्ड पॉइंट हमारे पास वो है बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद करें हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स लेवल्स को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने 4 बेटा चीज़ें बताई थी कि मॉलिक्यूल की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, देयर प्रेजेंट फॉर्म या उनकी हालत को देखने का। बेटा एक होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बेटा मज़ीद जो है ना दूसरी फॉर्म में लेकर आ जाता है, तो वो होते एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है वो कंपल्सरी होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो वहाँ पर इनमें 2 में से किसी एक का होना लाजमी होगा या ना भी कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाटर है, वाटर में देखिए आप हाइड्रोजन नज़र आ रहा है लेकिन कार्बन नज़र नहीं है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन नज़र आती है हमें लेकिन हाइड्रोजन नज़र नहीं आती हमें। इसके साथ साथ अमोनिया है NH3 या अमोनियम है NH4, ये सारी चीज़ें बेटा इनऑर्गेनिक में आ जाती हैं। साल्ट्स हैं, ऑल मेटल्स को आप कह सकते हैं बेटा, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं। अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनिक की, वो देखें फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट देखें जिनमें ग्लूकोज का मिसाल दे देते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6 बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं बेटे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरी बात हम जब बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो की, माइक्रो बेटा सब यूनिट्स होते हैं किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करते हैं अगेन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं बेटा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर या हैवी वेट या हायर मॉलिक्यूलर वेट, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं माइक्रो के लोअर मॉलिक्यूलर वेट, अब ग्लूकोज बेटा देखें, ग्लूकोज देख लें, फैटी एसिड देख लें, ठीक हो गया जी, और उसके साथ अमाइनो एसिड भी आप लगा लें। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। उसके बाद हमें जो नज़र आ रहा है ये जो
प्रोटीन को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं, उसके बाद लिपिड्स को बनाने वाले फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटे। ये थी जस्ट हमने अंडरस्टैंड का केमिकल जो है ना, एक कंपोजिशन किसी जानदार को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि दो जानदार हैं, एक मैमल है, एक बैक्टीरिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स की कंपोजिशन हम किस तरह देख सकते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और उसके बाद मैमेलियन सेल है। इसके अंदर हम 8 कंपोनेंट्स को जस्ट देख लेते हैं भी क्या क्या, कितना कितना, कौन सा एलिमेंट किस जानदार के अंदर मौजूद है। वाटर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर 70% है और मैमेलियन सेल के अंदर भी 70% है। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की बेटे, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% है और मैमेलियन सेल के अंदर 18% है प्रोटीन मौजूद है। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बेटा, बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% है और मैमेलियन सेल के अंदर 4% है बेटे। अगेन जब लिपिड होता है तो लिपिड 2% बेटा बैक्टीरियल सेल के अंदर और इसी तरह 3% है मैमेलियन सेल के अंदर। डीएनए 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर और 0.25% मैमेलियन सेल के अंदर होता है। फिर जब आरएनए की बात करते हैं बेटा, आरएनए 6% होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर और 1.1% जो होता है बेटा वो होता है मैमेलियन, जैसे हम मैमल सेल्स हैं बेटा हमारे मैमेलियन के अंदर। आखिर में दूसरे मालिक्यूल जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं जिसमें हम बेटा कह सकते हैं कि हार्मोन्स आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, ये बेटा ट्रेसेस में तो नहीं आते, लेकिन ये 2% मैमेलियन सेल के अंदर भी और 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर आते हैं। आखिर में इनऑर्गेनिक मालिक्यूल जैसे बेटा कह सकते हैं आप पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये बेटा 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर होगी और 1% किसके अंदर होंगी, मैमेलियन सेल के अंदर। ये थी बेटा केमिकल कंपोजिशन हमने देखी है कि एक बैक्टीरियल का सेल कितने % कौन सी चीज़ से मिलकर बना हुआ है और एक मैमल का सेल जो कितनी % से किस चीज़ के साथ कंपोज हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा केमिकल एक्टिविटी है। याद रखिए बेटा केमिकल एक्टिविटी किसी भी जानदार के अंदर होना ज़रूरी है। अब वो केमिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है भाई? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ये जो केमिकल एक्टिविटी है, रिस्पिरेशन एक केमिकल एक्टिविटी है, सांस लेने का अमल। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लें, ये क्या है बेटे। आप फिज़ा के अंदर मौजूद 21% की 21% इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, इनहेलेशन आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी विल बी कॉल्ड एज इनहेलेशन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर बेटा ब्लड होता है, उस ब्लड के साथ ये अटैच हो जाती है। ब्लड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? रेड ब्लड सेल, स्पेशली वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये हम 3 किस्में पढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा भी होता है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्पिरेशन को कर रहे हैं। रिस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जाके रेड ब्लड सेल के साथ मौजूद जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच हो जाती है और ये ऑक्सीजन जाके जो अपना रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ती है। ये देखिए आप, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को तोड़ती है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। अब यही वाटर जो पैदा हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड पर, ये एंड प्रोडक्ट्स होती हैं बेटे। अब इसी चीज़ को हम बेस बना के एक और चीज़ का इजाफा करने जा रहे हैं, वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? लाइफ के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कानून है कि लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड लाइफ। कि किसी भी जानदार के अंदर मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो वो सरवाइव करेगा, खा वो बैक्टीरिया क्यों नहीं है, खा वो हाथी क्यों नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 डेफिनेशंस का, 2 मेन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। वो 2 प्रोसेस क्या है? एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिक जो प्रोसेस होता है बेटा, उसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल करा के ग्लूकोज बनाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। अब जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको तोड़ें
उससे एनर्जी रिलीज़ कराएं। जब उसको तोड़ के एनर्जी रिलीज़ कराइए तो वो कैटाबॉलिज्म। मैं छोटे छोटे बच्चों को जब प्राइमरी क्लासों को जब एक दौर में पढ़ाया करता था, मैंने कहा था बेटा जैसे कट का लफ्ज़ यहाँ पर कैटा कट, थोड़ा सा एक टोटका बना ले अपने जहन के, जो कैटाबॉलिज्म में तोड़ने का अमल है कि खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़कर वहाँ से एनर्जी हासिल की जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल and the obtaining of energy in the form of ATP will be called as catabolism। अब दोनों प्रोसेस को मिला के हम एक ही डेफिनेशन की छत तले लेकर आते हैं, वो मेटाबॉलिज्म। वो क्या है बेटे? मेटाबॉलिज्म। अब इसलिए तो कहा ना, अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो लाइफ होगी, खुराक को तोड़ा जाएगा तो एनर्जी मिलेगी ना। अब एनाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनेंगे। तो ये सारे स्टडी बेटा हम इस चैप्टर के अंदर कैरी आउट करेंगे। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। कार्बोहाइड्रेट का होगा, उसके बाद हम लिपिड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोटीन्स को, आखिर में हमारे 2 टॉपिक होंगे आरएनए और डीएनए को स्टडी करने के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद ताहिर तबस्सुम। अल्लाह हाफ़िज़।